लास्ट टाइम हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स करते थे, तो कर लेते हैं आज, और फिर बताते हैं आपको इसमें क्या क्या है। हमने पहली टाइप की थी दैट वाज आयनिक सॉलिड्स, और सेकंड एटॉमिक सॉलिड शुरू किया, और उसमें हमने आपको बता रखा है two types of atomic, this is metallic and covalent. मेटेलिक हमने शुरू की थी और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मेटल्स में जो बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, उसमें टेक्निकली कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो हम उसका छोटा सा हवाला यहाँ अपनी डेफिनेशन देंगे, जो हम एग्जैक्टली बात लिख चुके थे कि type of atomic solids and metals are their examples. तो कंटिन्यू करें इसे। In metallic solids, atoms are bonded by means of metallic bond, which is the result of attraction between cations and free electrons. तो ये आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक लास्ट टाइम लिखा था। Metallic solid में atoms are bonded by means of metallic bond, which is result of attraction between cations and free electrons. Examples: iron, copper, zinc, etc. And then we have same कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने आयनिक सॉलिड में किया, डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखी, एंड देन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच सॉलिड्स व्हिच आर मेटालिक। तो मेटालिक सॉलिड्स की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहली, दे हैव शाइनी लस्ट्रस सरफेस। तमाम मेटल्स चमकदार हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये शाइनी है, चमकते हैं। नॉन मेटल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए वो डल सरफेस करते हैं, शाइनी है। और वजह ये होती है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, वैसे ही फ्री हुए पड़े, तो इसलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे हैव शाइनी सरफेस, तो सारे मेटल्स की अपीयरेंस जो है वो शाइनी है, नंबर वन। नंबर टू, दे आर गुड कंडक्टर्स of heat and electricity. इनके स्ट्रक्चर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स, तो उनकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। Their melting and boiling points are high. Not all metals fulfill this character. पहली दो बातें वो हैं जो हर मेटल में है, so there is no single metal जिसकी सरफेस शाइनी ना हो, ऐसा कोई मेटल नहीं।
ऐसा कोई मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर ना हो। तो ये दोनों बातें तो विदाउट एनी एक्सेप्शन तमाम मेटल्स पर पूरी हो सकती हैं। अलबत्ता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले मामले में ज्यादातर मेटल 70 हैं, तो समझिए 60 प्लस मेटल्स ऐसे हैं जो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, बट दे आर ग्रुप ऑफ 7-8 मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहरहाल बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स एन ऑर्डिनरी मेल्टिंग पॉइंट। और वजह वही है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the cation and the electrons are again electrostatic, और उसकी वजह से it is very difficult to melt metals. Number 4, they are malleable. Malleable का मतलब है can be converted to sheets, और इसी से मिलता है, इसके साथ लिखते दे आर डक्टाइल. Ductile means can be drawn into wires. हम इन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी शीट्स बना सकते हैं, हम इनकी वायर्स बना सकते हैं। हमने इन दो बातों को अलहदा करके एक खूबी का नाम रखा है मैलिएबल और एक का नाम रखा है डक्टाइल। लेकिन अगर हम मिला दें दोनों बातें तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स असल में फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है हम उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आयोनिक सॉलिड थे ब्रिटल, उनके लिए मैंने कहा था if we try to change their shape तो वो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, but they cannot change their shape. इनके हिसाब ये है कि ये टूटते नहीं हैं, but they can be molded. बेटा आप दोनों अपनी मीटिंग बाहर कर लो, तमीज तो तुम्हें छूटे नहीं गुजरी। आपको लगता है आप कितने के स्पॉट पे खड़े हुए हैं? जब आपका दिल करेगा वो पीछे करके बातें कर लेंगे आप। थोड़ा तमीज सीख लें, मजबूर ना करें इस बात पे कि हम आपको आपके एक तरीके से समझाना शुरू कर दें। क्लास में बैठे हैं, इससे पहले नहीं सीख सके किसी वजह से, तो अब तमीज सीख लें। तो मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, हम इन पर फोर्स लगाकर इन्हें रीशेप करते हैं। ये लफ्ज डीफॉर्मिटी ऐसे ही सॉलिड्स के लिए यूज किया था कि आप इनकी शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम की फॉइल बनती है, वही फॉइल जिसमें अगर हम बिरयानी सेंटर से बिरयानी मंगाते हैं तो हमें मिलती है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होता है। मेटल की ऐसी फॉइल बनती है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड की ऐसी फॉइल बना लेंगे? जहन में भी तसव्वुर नहीं आ रहा, सोडियम क्लोराइड तो मिलेगा, उसकी तार बन जाएगी। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की वो टूट जाएगा, जैसे वो ब्रिटलनेस की वजह से वो अपने शेप को ऐसे कंटेन नहीं कर सकता। लेकिन कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर, सिल्वर की वायर, दे आर सो कॉमन। तो इन तमाम मेटल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, बेसिकली दे आर फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल में दो बातें हमने निकाल दी, शीट्स में चेंज हो जाए तो मैलिएबल, वायर में चेंज हो जाए तो डक्टाइल। ये हो गई अब पांचों बातें मेटल्स की। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक सॉलिड। अब एटॉमिक सॉलिड में हमारे पास दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट क्रिस्टल्स। नॉन मेटेलिक कह सकते हैं। दे आर टाइप ऑफ एटॉमिक सॉलिड एंड नॉन मेटल्स आर देयर एग्जाम्पल।
in these solids atoms are bonded by means of covalent bond. So मेटालिक में मैंने इसलिए थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर कर दी थी कि मेटालिक बॉन्ड एज सच अब इस क्लास में हमारा टॉपिक नहीं होगा। हमने अगर उसके बारे में कुछ पढ़ा था तो बस वहीं खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा बताने के लिए हमने उसकी ब्रीफिंग दे दी। लेकिन कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिन्हें हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हमें याद आ जाए तो आयनिक बॉन्ड बनता था दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो एग्जैक्टली ये फिनोमेना कैसे होता है और क्या इसकी तफसीलात हैं, चूंकि ये हमारा टॉपिक या पूरा चैप्टर है इसलिए इत्मीनान से जीरो देखेंगे। फिलहाल तो वैसे भी सिर्फ हम नाम यूज कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ सच सॉलिड नॉन मेटल्स इसकी एग्जांपल है, और वो कितने हैं? सिर्फ 10। दैट्स व्हाई ये सबसे छोटा ग्रुप हो गया एग्जांपल के लिहाज से कि ये एटॉमिक सॉलिड की एग्जांपल है, तो इसका मतलब है इन सॉलिड्स में एटम है। मैंने पहले ही कहा था जिनमें सिर्फ एटम होंगे वो एलिमेंट होंगे। एलिमेंट वैसे ही टोटल 92 है, उसमें जो एलिमेंट सॉलिड है वो 79 है, उसमें से मेटल 69 है, तो बाकी बचे सिर्फ 10। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये वो मेजर कॉमन एग्जांपल हैं जो एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं और सॉलिड हैं। तो एग्जांपल लिख दीजिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो इन जनरल वैसे ही हम कहते हैं सारे सॉलिड्स के लिए उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अब तक जो तीनों टाइप्स आ रही हैं तीनों में यही बात है, आयनिक पॉइंट हाई, मेटालिक भी हाई, ये भी हाई। तो वो जो कुछ सॉलिड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हैं वो फिर किस कैटेगरी के हैं? वो आखिरी वाली जो आ रही है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोस सॉलिड्स व्हिच वुड हैव relatively lower sides of melting point। बाकी सब के मुकाबले में उनके लोअर होंगे, लेकिन अभी तक बाकी जितने भी हैं इसमें सबसे मशहूर एग्जांपल कार्बन है। जैसे कार्बन की और भी है, उसकी मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स दुनिया में मिलती हैं जिनके नाम हमें बहुत सी तरह याद होंगे। ग्रेफाइट और डायमंड सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये दोनों कार्बन ही की फॉर्म्स हैं, और दोनों की दूसरी खास बात यह है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, which is even greater than too many metals and too many ionic compounds। बहुत ही हायर साइड है। तो इस लिहाज से ये जुमला जस्टिफाइड हो गया। दूसरी बात, their density is low। रिलेटिवली ये एलिमेंट्स भारी नहीं होते, हल्के। डेंसिटी मेजर करती है कि कोई भी चीज कितनी भारी या हल्की है। तो नॉन मेटल्स मेटल्स के मुकाबले में लाइटर होते हैं, और इसलिए इन्हें उठाना या इन्हें लिफ्ट करना रिलेटिवली आसान है। ये कम मास ऑक्यूपाई करते हैं, कम मास पोजेस करते हैं ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो इसलिए ये रिलेटिवली लाइट है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो पानी की डेंसिटी है 1, उसे हम इस लिहाज से स्टैंडर्ड बनाते हैं, पानी की डेंसिटी है 1। तो अब कौन सी चीज पानी से कितनी हैवी है इसका अंदाजा हमें डेंसिटी से हो जाता है। तो ये जो नॉन मेटालिक सॉलिड्स हैं यानी कि कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इनकी डेंसिटी बहरहाल पानी से ज़्यादा होती है,
लेकिन विद इन द रेंज ऑफ 1 to 5 के बीच में है। और वो जो मेटल्स हैं उनमें ज़्यादातर की डेंसिटी 15, 23, 24 के बीच में होती है। यानी इवन जैसे आयरन है उसकी डेंसिटी तकरीबन 15 से 18 के करीब है। तो वो उठाने में, लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ये निस्बतन हल्के। नंबर 2। नंबर 3 में वो बात है जो खास तौर पर डायमंड के हवाले से, विच इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, शाइन करता है, ट्रांसपेरेंट है, और शायद हमें याद हो, हमने मैट्रिक में बात पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इस बात को मेजर करती है कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से लाइट को किस तरह रिफ्लेक्ट करवाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने वाला सब्सटेंस डायमंड है, तो सबसे ज्यादा इसीलिए वो शाइन भी करता है। तो ये तीसरे नंबर पर बात हो जाएगी, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। तो अब ये हमारे पास 4 में से 3 है। टेक्निकली आप ये कहें कि आयनिक सॉलिड हुआ और एटॉमिक सॉलिड हुआ। तो एटॉमिक सॉलिड में 2 हिस्से थे जो दोनों हमने कवर किए। द लास्ट टाइप इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। नाम से भी पता चल रहा है, अब ये वो सॉलिड होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी तक जितने सॉलिड थे उनके दरमियान बॉन्ड्स थे, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से अट्रैक्ट करते हैं। नाम भी बदल गया, अब लफ्ज बॉन्ड नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री के लिहाज से अगर हम ये कहें कि फला चीज में कोई बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक हो, कोवलेंट हो या मेटालिक हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के एतबार से बड़ा मजबूत है और उसे ब्रेक करना मुश्किल काम है। यूं अंदाजा लगा लीजिए कि आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट का आपस में होगा थोड़ा बहुत फर्क, लेकिन थके से थका बॉन्ड भी अगर होगा तो उसे तोड़ने के लिए तकरीबन 150 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी चाहिए, सबसे वीकेस्ट पॉसिबल बॉन्ड के लिए। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये इतनी, कहना चाहिए कि वीक होती हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे तोड़ने के लिए 40 किलो जूल्स पर मोल चाहिए। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक खत्म 40 पे हो जाते हैं, वो शुरू 150 से होते हैं। तो इस लिहाज से जिन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल रिलेटिवली बहुत ही वीक अट्रैक्शन से एक दूसरे को ग्रिप किए हुए हैं। जब वीक अट्रैक्शन से ग्रिप किए हुए हैं तो उन्हें सेपरेट करना आसान है, इसलिए ये वो सॉलिड बनते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है। तो these solids are composed of molecules which are held together by following two intermolecular forces। दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अमूमन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। अब ऑलरेडी ये नाम कई दफा सुन चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्ली डिफाइन अब कर देते हैं। जब हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे तो इन्हीं का तस्करा करते थे कि एक होती है नॉर्मल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे वॉन डेर वाल फोर्सेस कहते हैं, और एक होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ ये नाम यूज किया था सिर्फ, यहाँ चूंकि जरूरत ज्यादा है इसलिए यहाँ बाकायदा इन्हें हम डिफाइन भी कर देते हैं।
तो एक है वॉन डेर वाल फोर्स, forces of attraction between electrons in atom of one molecule and nucleus of atom in other molecule. They are relatively weak. अब एक बात तो हमने क्लियर कर दी, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं। अब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दो तबके हैं, एक वॉन डेर वाल और एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो इसमें भी सबसे वीक है। तो अगर आप उसी एनर्जी के जवाब में सुनना चाहें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 किलो जूल पर मोल। तो आप कंपैरिजन कीजिए, कहाँ बॉन्ड की एनर्जी शुरू 150 से हो रही है और वॉन डेर वाल फोर्सेस की मैक्सिमम 1, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो इसके मुकाबले में वो है 20 से 40। तो अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वॉन डेर वाल फोर्स से तो बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन फिर भी वो हमारे आयनिक बॉन्ड से या कोवलेंट बॉन्ड से या मेटालिक बॉन्ड से बहुत पीछे है। ठीक है, तो इसलिए हमने वॉन डेर वाल फोर्स को लिखा है क्या, रिलेटिवली वीक। अच्छा, ये फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, खुद अंदाजा होता है कि व्हाई दे आर वीक, है वही कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, एक मॉलिक्यूल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हों। अब वैसी बात है, वो अपने ही एटम के न्यूक्लियस से तो बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो उनके ही एटम में है तो डिस्टेंस कम है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के एटम में जो न्यूक्लियस होंगे वो उससे डिस्टेंस के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे, तो उनका इधर के इलेक्ट्रॉन्स पर असर करना दैट शुड बी वेरी वेरी वीक। दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ के एतबार से ये ताल्लुक कि एक मॉलिक्यूल पे मौजूद न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सके इज अ वेरी वेरी रेयर और बहुत ही कमजोर अट्रैक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज जिसको हमने कहा डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, forces of attraction between partially positive atom of one dipole molecule and partially negative atom of other dipole molecule is called dipole interaction. They are relatively strong. अब ये क्या लैंग्वेज लिखी है हमने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, कि हम उसको बहुत ज्यादा तफसील से तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी हल्की फुल्की बातें हम अभी आपसे शेयर कर सकते हैं। इस टाइप के इंटरेक्शन में जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दो एटम
एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं और वो पेयर दोनों एटम्स में शेयर होता है। लफ्ज शेयरिंग का मतलब यही है, मिलकर कोई चीज इस्तेमाल करना। होता है दोस्त हैं बहुत अच्छे, स्कूल में ब्रेक टाइम हुआ, लंच दोनों लाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने अपने लंच बॉक्स खोले और जो कुछ वो दोनों लाए थे वो दोनों ने मिलकर खाया। दोस्ती बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल शेयरिंग। उस शेयरिंग में हिस्सा भी दोनों का था। ऐसा नहीं एक शेयरिंग वो होती है कि एक दोस्त नहीं लाया लंच तो दूसरे ने अपना लंच सामने रखा और दोनों ने मिलकर खाया, तो खाया दोनों ने लेकिन कंट्रीब्यूशन एक का है। ये भी शेयरिंग है, ये वन साइडेड शेयरिंग है। लेकिन एक म्यूचुअल शेयरिंग ये है कि दोनों ने कंट्रीब्यूट किया और दोनों ये कह सकते हैं कि मैंने भी उसका लंच खाया होगा, मैंने भी इसका लंच, तो दो डिशेस खाई हमने, लाए एक थे खाई दो। तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों उसे शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? दो टाइप की शेयरिंग हो सकती है, एक इक्वल एक अनइक्वल। ऐसा हो सकता है कि एक दोस्त का खाना कम था तो एक बंदे को भी पूरा नहीं हो सकता था, दूसरे का खाना इतना ज्यादा था कि वो बड़े मजे से एक से ज्यादा खा सकते हैं। आफ्टर शेयरिंग लंच दोनों ने जब खाया तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन एक का ज्यादा था एक का कम था, लेकिन खाया दोनों ने इक्वल इक्वल। तो एक ने क्या किया, अपने लंच से भी थोड़ा ज्यादा खा लिया। ये भी हो सकता है। एक शेयरिंग होती है 50-50%, दोनों पार्टनर्स 50-50 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 50-50 शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्स्ट करें एक का कंट्रीब्यूशन 90% है दूसरे का 10 है तो भी तो पार्टनर ही कहलाएंगे ना, तो भी शेयर कहलाएंगे, लेकिन एक मेजर शेयर होल्डर होगा एक माइनर होगा। तो एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऐसा होता है। कुछ सिचुएशंस में दो एटम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं और इक्वल शेयर लेते हैं, और कुछ में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयर पर एक एटम का होल्ड ज्यादा होता है दूसरे का कम होता है। हालांकि दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर था लेकिन एक जरा ज्यादा होल्ड कर लेता है। ऐसा बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर पे ज्यादा होल्ड कर ले। तो जो ज्यादा होल्ड कर लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हम केमिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन को इस तरह लिखते हैं, इफ A and B are two atoms forms covalent bond but their shares are not equal, एक ने इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा ले लिया है और एक ने कम, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऐसे निशान बनाते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज में डेल्टा पढ़ा जाता है, हम यहाँ इसे पढ़ते हैं पार्शियल, और ये ऐसे बनता है। तो अब इस तरह इस एटम में एक कोना पॉजिटिव और एक कोना नेगेटिव हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डायपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब कोने, दो कोनों वाला मॉलिक्यूल, एक कोना पॉजिटिव एक कोना नेगेटिव। अब अगर मेरे पास सारे मॉलिक्यूल इसी तरह हैं, इसके बराबर में एक और मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह है, उसके बराबर में एक और मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह है, तो अकल ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को लाजमी तौर पर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्शन जिसमें एक डायपोल मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अप्रोच करता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। Forces of attraction between partially positive atom of one dipole molecule and partially negative atom of other dipole molecule, उसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये इसके मुकाबले में जरा स्ट्रॉन्ग है, मगर जरा स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड्स के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, तो ये बात यहाँ आ गई। ऐसे सॉलिड्स की एग्जाम्पल ग्लूकोज
आइस एक्सेट्रा। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, their melting and boiling points are low, or number 2 they are non-electrolytes। अव्वल तो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ दो बातें इस तरह। दैट कंप्लीट्स आवर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। चारों में हमने आपको ये बताया कि उन सॉलिड्स में कौन से पार्टिकल हैं और उनके बीच में कौन सी फोर्स है, एग्जाम्पल लिखी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, तो हर तादाद में जैसे मुनासिब समझा। तो ये इसी तरह एग्जाम में डिफाइन करने को आता है और इनकी जो बातें हैं उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब हमने जब आखिरी दफा आपसे टेस्ट लिया था तो उसमें कहाँ तक हमने पूछा, एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस लिया था या नहीं लिया था? ठीक है, तो एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस हो गया था, उसमें कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन इंक्लूड हुई थी। तो अब हम कैपिलरी एक्शन से बिगिन करते हैं। लिक्विड का एक ही मेजर टॉपिक उसमें आता है और वो वेपर प्रेशर है, लेकिन कैपिलरी एक्शन के बाद जितना कुछ हमने किया, छोटी छोटी चीजें काफी है ना, वो सब की सब टिल दिस टॉपिक। ठीक है, सॉलिड में हमारे पास अभी जिस चीज को हमने एंड किया है यहाँ तक होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिलरी एक्शन। ये आपके टेस्ट के टॉपिक हो गए, कैपिलरी एक्शन टिल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इस सॉलिड्स के टॉपिक में जो हमें मजीद चीजें पढ़नी हैं, अब उनका ताल्लुक प्रीसाइसली इस बात से है कि जिस बात का हम शुरू से शोर मचा रहे हैं कि क्रिस्टल्स का एक रेगुलर रिपीटेटिव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो वो क्या होता है, वो कौन से शेप हैं। तो पता ये चला कि दुनिया में जितने भी क्रिस्टल्स हैं, हजारों और लाखों सॉलिड हैं जो क्रिस्टल्स बना सकते हैं, मगर उनके जो शेप हैं वो टोटल 7 फंडामेंटल शेप्स हैं। 7 फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनमें किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब 7 तो एक रीजनेबल तादाद है। तो अब हमारा टॉपिक है कि हमें वो 7 शेप्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझने और पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे।